हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जून। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैंने आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है इको 08 का यूनिट 13 मीटिंग एंड रिजोल्यूशंस का पॉइंट नंबर 13.4 स्टैट्यूटरी मीटिंग्स है, जिसका सब पॉइंट्स है पर्पस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग, नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग, दिस इज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी एंड इज़ हेल्ड वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ एनी पब्लिक कंपनी। तो ये जो है वो फर्स्ट मीटिंग होता है शेयर होल्डर्स का कोई भी पब्लिक कंपनी में, और ये पब्लिक कंपनी के जो पूरे लाइफ टाइम होता है, मतलब जितना दिन कंपनी चलता है उस दौरान में सिर्फ एक ही बार होता है। ये बार बार नहीं कंडक्ट कराया जाता है। जो एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपनी के लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार कंडक्ट कराया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी और and having a share capital must hold a general meeting of members of the company within a period of not less than 1 month or not more than 6 months from the date on which the company becomes entitled to commence business। तो सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत जो जितने भी कंपनीज होते हैं जो लिमिटेड बाय शेयर्स हो, चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो, या फिर उनका जो शेयर कैपिटल वो होल्ड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक जनरल मीटिंग कंडक्ट कराना चाहिए जो भी मेंबर्स होता है कंपनी का। पर वो क्या होना चाहिए, 1 महीना के पहले नहीं होना चाहिए और ना ही 6 महीने के बाद होना चाहिए। यानी कि 1 महीने से और 6 महीने के बीच में होना चाहिए, कभी भी हो सकता है। लेकिन वो कब होना चाहिए, जब कंपनी जो है बिज़नेस क्या हुआ उसका स्टार्ट हुआ, कमेंस किया बिज़नेस को, बिज़नेस जब इसका स्टार्ट हुआ कंपनी का, उसके बाद से लेकर के, सपोज़ कीजिए कि आज हम नया बिज़नेस स्टार्ट करें, आज नया बिज़नेस हम कमेंस किए, तो क्या वो आज से लेकर के 1 महीने के अंदर अंदर कोई बिज़नेस का जो मीटिंग होता है, कोई जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। लेकिन 6 महीने के बाद भी नहीं होना चाहिए। मीन्स आज से 1 महीने के बाद, यानी कि आज से ठीक 1 महीना बाद और 6 महीने पहले, यानी कि दूसरा मंथ जैसे स्टार्ट हो जाएगा और 6th मंथ जैसे ही लगने वाला होगा, उससे पहले हम लोग कभी भी ये मीटिंग करवा सकते हैं। This meeting is called as the statutory meeting and it must be specially stated so in the notice calling it। तो इसको statutory meeting बोला जाता है और जो नोटिस दिया जाता है उसमें इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी जाती है। अब प्राइवेट कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो जो प्राइवेट कंपनी होते हैं वो स्टैट्यूटरी मीटिंग उनको कराने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ पब्लिक कंपनी में ये होता है। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग कि आखिर स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट क्यों कराया जाता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग द स्टैट्यूटरी मीटिंग इज टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स अबाउट द फैक्ट रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, शेयर्स टेकन अप, मनी रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो अब जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है स्टैट्यूटरी मीटिंग को कंडक्ट कराने का, वो इसलिए होता है कि वो शेयर होल्डर्स को बता सके जो कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है, जितने भी इन्फॉर्मेशन है कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड, वो सारे वो शेयर होल्डर्स को बता सके। साथ ही साथ शेयर्स के बारे में भी जानकारी दे सके, कितना मनी वो रिसीव किए हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट है उस कंपनी से रिलेटेड, जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो रहा है, जो भी चीज़ होता है कंपनी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें वो शेयर होल्डर्स के साथ वो शेयर कर सके, उनको वो बता सके। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द मेंबर टू डिस्कस मैटर्स रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो ये अपॉर्चुनिटी देता है मेंबर्स को ताकि वो डिस्कस कर सके जो भी कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उसके बारे में। दिस इनेबल्स देम टू नो द पोजिशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। दिस मीटिंग इनेबल्स द मेंबर्स टू सी द डायरेक्टर्स and they can satisfy themselves that the money subscribed by them is being properly used। तो ये जो मीटिंग होता है वो मेंबर्स को ये इनेबल करता है कि जो डायरेक्टर्स है कंपनी के वो उससे मिल सके और साथ ही साथ वो सेटिस्फाई कर सके उनको कि जो मनी वो सब्सक्राइब करते हैं, मतलब जो मनी वो देते हैं, वो अच्छी तरह से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा कंपनी में। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, हर कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो इन्वेस्ट करने के पहले ये देखना चाहेंगे कि वो जो पैसा लगाने वाले हैं वो अच्छी तरह से यूज़ होने वाला है कि नहीं होने वाला है, या फिर उनका पैसा वेस्ट होने वाला है। तो सारी जानकारी वो पहले से ज़रूर रखते हैं। इसके बाद है नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग इज ट्रीटेड एज अ जनरल मीटिंग एंड एज सच 21 days क्लियर नोटिस इज राइटिंग मस्ट बी गिवन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी।
तो जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है वो एक जनरल मीटिंग की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, और ये स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट कराने के 21 डेज़ पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। जो भी मेंबर्स होता है कंपनी को, वो भी रिटन में नोटिस दिया जाना चाहिए। इन कैलकुलेटिंग 21 डेज, द डेट ऑन विच इट इज़ सर्व्ड एंड द डेट ऑफ मीटिंग आर एक्सक्लूडेड। तो मीन्स जो 21 डेज़ है वो ऐसा नहीं है कि आप आज दे रहे, आज से ठीक 21 डेज़ जो 21th डेज़ होगा उस दिन मीटिंग हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कम से कम 21 डेज़ होना चाहिए। 22nd डेज़ जो 22 डेज़ होगा उसमें मीटिंग कंडक्ट होगा। अ शॉर्टर नोटिस विल बी वैलिड इफ कॉन्सेंट इज गिवन बाय मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 95% ऑफ द पेड अप कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स और रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 95% ऑफ द वोटिंग पावर। तो जो क्या बोलते हैं मीटिंग होता है, मीटिंग अगर कंडक्ट कराया जाता है अगर शॉर्टर पीरियड में, मीन्स 21 डेज़ का क्लियर नोटिस नहीं दिया जाता, तो उस केस में अगर वैलिड तभी होगा जब जो मेंबर्स हैं वो 95% का पेड अप कैपिटल जो है वो कैरी करता है वोटिंग राइट्स का, या तो फिर कम से कम 95% का वोटिंग पावर होना चाहिए उसके पास सेक्शन 171 के तहत। द कॉन्सेंट फॉर अ शॉर्टर नोटिस मे बी गिवन आइदर एट द मीटिंग और बिफोर द मीटिंग। तो जो कॉन्सेंट होता है मीन्स जो मंजूरी दिया जाता है, जो अपना डिसीज़न दिया जाता है कि हाँ तुम कर लो, जो मतलब दे दिया जाता है परमिशन, वो क्या होता है या तो वो मीटिंग में दिया जाता है या तो मीटिंग के पहले दिया जाता है। अ नोटिस मस्ट एक्सप्रेसली स्टेट दैट द मीटिंग इज़ द स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो जो नोटिस है वो इसमें ये बता दिया जाना चाहिए कि जो मीटिंग हो रहा है वो कंपनी का स्टैट्यूटरी मीटिंग है। अ कॉपी ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मस्ट नॉट बी सेंट ऑल लॉन्ग विद द नोटिस। तो जो कॉपी होता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का वो नोटिस के साथ उसको नहीं भेजा जाना चाहिए। अब है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट कॉल्ड द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। यू हैव लर्न दैट अलॉन्ग विद द नोटिस कन्वीइंग द मीटिंग दिस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शुड ऑल्सो बी सेंट टू ईच मेंबर। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब नोटिस कन्वे किया जाता है मीटिंग को लेकर के, तो जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होता है उसको भी हर मेंबर के साथ भेजा जाता है। इफ़ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इज सेंट लेटर इट विल स्टिल बी ट्रीटेड एज वैलिड इफ़ ऑल द मेंबर्स इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग एग्री टू इट। तो अगर मान लीजिए कि जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है वो बाद में भेजा जाता है तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैलिड ही ट्रीट होगा अगर जो मेंबर्स हैं वो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए रेडी है, वोट करने के लिए रेडी है तब। अगर वो एग्री नहीं करते, वो मतलब क्या बोलते मीन्स वो अगर एग्री नहीं करते हैं, वो अगर अपना मंजूरी नहीं देते कि वो मीटिंग अटेंड करेंगे या वोट देंगे मीटिंग में आकर के, तब वो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो इनवैलिड कहलाएगा। अब है कॉन्टेंट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स का क्या क्या कॉन्टेंट्स होता है उसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मस्ट गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो सेक्शन 165 सब सेक्शन 3 के तहत कंपनीज एक्ट का जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होता है सब ये सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। सबसे पहला द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड डिस्टिंग्विशिंग दोज अलॉटेड एज फुल्ली और पार्शली पेड अप otherwise than in case cash, the extent to which they are partly paid up, the consideration for which they have been allotted and the total amount received in cash। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं जो अलॉट किए जाते हैं, साथ ही साथ जो फुल्ली और पार्शली पेड अप जो शेयर्स होते हैं जो कैश के अलावा जो होते हैं, और साथ ही साथ जो एक्सटेंड किए जाते हैं पार्टली पेड अप शेयर्स को, उसके अलावा जो कंसिडरेशन होता है जिसके लिए शेयर्स को अलॉट किया जाता है, जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड होता है कैश के लिए। दूसरा है एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट ऑफ द कंपनी अप टू अ डेट विद इन 7 days ऑफ द डेट ऑफ द रिपोर्ट एंड द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। तो जो एब्स्ट्रैक्ट होता है जो रिसीव्ड हुआ, जो पेमेंट्स हुआ कंपनी के द्वारा, मीन्स जो कंपनी जितना पैसा रिसीव किया है, जितना पेमेंट्स किया है, जो डेट है उसके 7 days के बाद तक, मीन्स 7 days के विद इन जो किया है, जो डेट ऑफ रिपोर्ट उसको दिया गया है उसके विद इन जो 7 days होता है उसको, और साथ ही साथ जो कितना कैश इन हैंड है उसके पास उसका बैलेंस भी देखता है। एन अकाउंट और द एस्टिमेट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी such as legal charges in connection with the preparation of memorandum and article of association, printing expenses, registration charges, showing separately any commission or discount paid or to be paid on the issue or sales of shares or debentures। तो जो अकाउंट है जो एस्टिमेट किया जाता है, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है कंपनी का, ये सारे जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो सेपरेटली ये बताते हैं कि जो कमीशन होता है, जो डिस्काउंट पे किया जाता है, जो इशू
के दौरान किया जाता है, या शेयर्स के या डिबेंचर के सेल होने के टाइम पे जो इशू किया जाता है उसके बारे में। फिर नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, मैनेजर एंड सेक्रेटरी चेंजेस if any in this respect since the incorporation are also required to be given। तो जो नेम, एड्रेस या ऑक्यूपेशन जो भी डायरेक्टर्स है, ऑडिटर्स, मैनेजर या सेक्रेटरी, अगर उनमें किसी भी तरह का चेंजेस होता है इनकॉर्पोरेशन के बाद तो उसके बारे में वो जानकारी ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद है पार्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विच आर टू बी सबमिटेड टू द स्टैट्यूटरी मीटिंग फॉर अप्रूवल। तो जो पार्टिकुलर्स होते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का, उसको सबमिट किया जाता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में अप्रूवल के लिए। इफ़ एनी मॉडिफिकेशंस और प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी सबमिटेड फॉर सच अप्रूवल, ब्रीफ पार्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पार्टिकुलर्स ऑफ मॉडिफिकेशन और प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन शुड ऑल्सो बी गिवन। अगर वो देता है कॉन्ट्रैक्ट को मीन्स अप्रूवल के लिए या किसी भी तरह का, तो क्या मॉडिफिकेशन के लिए, तो उसको ना कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जो भी ब्रीफ डिस्कशन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है उसके बारे में, उसके पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन क्या है, मीन्स उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, एक ब्रीफ उसके बारे में बताना ज़रूरी होता है। The extent to which underwriting contracts have not been carried out and reasons therefore। तो जो एक्सटेंट होता है जो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का, उसको कैरी नहीं किया जा सकता है और उसका रीज़न दिया जाता है। मीन्स अगर वो कैरी नहीं हो रहा है तो उसका इसका रीज़न देना ज़रूरी है। फिर द एरियर्स इफ़ एनी ड्यू टू कॉल फॉर डायरेक्टर्स एंड फ्रॉम द मैनेजर। तो अगर कोई एरियर्स है कॉल फ्रॉम डायरेक्टर्स का या मैनेजर का तो भी। और उसके अलावा लास्ट है द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कमीशन और ब्रोकरेज पेड और टू बी पेड इन कनेक्शन विद द इशू और सेल ऑफ शेयर्स टू एनी डायरेक्टर और टू द मैनेजर। तो जो पार्टिकुलर्स होता है कोई भी कमीशन का या ब्रोकरेज जो पे किया जाता है या पे करने वाला होता है, तो उसके कनेक्शन में जो यानी कि जो शेयर्स का इशू होता है या शेयर सेल होता है कोई भी डायरेक्टर को या कोई भी मैनेजर को, तो उस केस में the reporter must be certified as correct by not less than 2 directors including the managing director where there is one। तो जो रिपोर्ट है वो सर्टिफाई करता है करेक्ट है कि नहीं है, लेकिन जो मतलब जो डायरेक्टर्स होता है 2 डायरेक्टर्स होता है उनके द्वारा, मतलब 2 डायरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। जो मेन उसमें है मैनेजिंग डायरेक्टर, मीन्स 2 डायरेक्टर्स में से मेन जो होता है वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, तो उनके द्वारा ये सर्टिफाइड होना चाहिए कि वो करेक्ट है। With regard to the shares allotted by the company and the cash received in respect of such shares and the receipts and payment is also required to be certified as correct by the auditor। तो इस रिगार्ड में जो शेयर्स अलॉट किए जाते हैं कंपनी के द्वारा और जो कैश रिसीव होता है उस रिस्पेक्ट में शेयर्स के जो पेमेंट होता है, जो रिसिप्ट होता है वो जो रिसिप्ट होता है और साथ ही साथ जो पेमेंट किया जाता है उसको ऑडिटर्स के द्वारा सर्टिफाइड किया जाना चाहिए कि वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर वो करेक्ट है तो सही बात है। और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मस्ट बी सेंड टू द रजिस्ट्रार आफ्टर सेंडिंग द रिपोर्ट टू द मेंबर। तो जो सर्टिफाइड रिपोर्ट है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का, उसको रजिस्ट्रार भेजा जाता है, मतलब अगर वो जो मेंबर्स है उसके उन लोगों को सेंड कर दिया गया है उस रिपोर्ट का, तो उसके बाद वो रजिस्ट्रार को सेंड किया जाता है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स शोइंग देयर नेम्स, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशंस अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो कमेंसमेंट के टाइम पे जो स्टैट्यूटरी मीटिंग का कमेंसमेंट होता है उस टाइम पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो प्रोड्यूस करते हैं लिस्ट ऑफ मेंबर्स का, जहाँ पे वो लोग उनका नाम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन बताते हैं और साथ ही साथ उनके पास कितना शेयर्स है उसके बारे में भी वो बताते हैं। दिस लिस्ट शैल रिमेन ओपन एंड एसेसेबल टू एनी मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द मीटिंग। तो जो लिस्ट है वो हमेशा ओपन रहेगा सारे मेंबर्स के पास, जो भी मेंबर्स है कंपनी के उसके पास, जब तक कि मीटिंग कंटिन्यू होता है। द मेंबर प्रेजेंट एट द मीटिंग आर फ्री टू डिस्कस एनी मैटर रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और अराइजिंग आउट ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट विद द प्रीवियस नोटिस ऑफ द मैटर हैज़ बीन गिवन और नॉट। तो जो मेंबर प्रेजेंट होते हैं मीटिंग में उनको पूरी तरह से छूट दी जाती है कि वो कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी बात है, जो भी मैटर है उसके बारे में अच्छी तरह से वो डिस्कस कर सकते हैं, चाहे उसके बारे में वो प्रीवियसली या पहले से वो नोटिस दिए हो चाहे ना दिए हो। वो अगर कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी मैटर, कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बट ओनली सच रिजोल्यूशन कैन बी पास्ड ऑफ विच नोटिस हैज़ बीन गिवन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और उसी नोटिस को पास किया जाएगा उस रिजोल्यूशन के तहत जिसके बारे में पहले से बता दिया गया है जो एक्ट है उसके प्रोविजंस में। इफ़ डिफ़ॉल्ट is made in filing the statutory report or in holding the statutory meeting, every director and the other officers in default shall be punishable
विद फाइन विच में एक्सटेंड अप टू ₹500। अगर कोई तरह से जो स्टैट्यूटरी मीटिंग जो रिपोर्ट जो फाइल होता है या जो होल्ड होता है स्टैट्यूटरी मीटिंग, कोई भी डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर जो है वो डिफ़ॉल्ट के तौर पर क्या होता है, पनिशेबल अगर हो जाता है तो उनको फ़ाइन पे करना पड़ता है, और ये जो है वो एक्सटेंड करके ₹500 तक पहुँच सकता है। Further, the members have the right to file a petition to the court for compulsory winding up of the company। तो आगे जाकर के जो भी मेंबर्स हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो पिटिशन फाइल कर सके कोर्ट में कंपनी के कंपलसरी फाइंडिंग अप के लिए। इफ़ द मीटिंग इज़ नॉट हेल्ड और द रिपोर्ट इज़ नॉट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। अगर मीटिंग हेल्ड नहीं होता है या तो फिर रिपोर्ट फाइल नहीं किया जाता रजिस्ट्रार के पास। तो ये था स्टैट्यूटरी मीटिंग से रिलेटेड सारी जानकारी कि वो क्यों कंडक्ट किया जाता है, उसके नोटिस से रिलेटेड जानकारी और साथ ही साथ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी अच्छी तरह से मिल सके, टॉपिक के बारे में उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।